Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. कल वाला टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों का? जी मैम। कल वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। आज वाले टॉपिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज वाले टॉपिक हम आप लोगों को करवा देते हैं। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हम ये लिंक वीडियो भेजे तो ठीक है, आप लोग वीडियो देखिएगा। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंटल आज का टॉपिक है। कल एक चीज पे बताए थे हम, ठीक है, यानी कि वातावरण और हम लोग का वंशानुक्रम। वातावरण जो हम लोग का एनवायरमेंट है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और हम लोग का हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम, जो हम लोग अपने माता पिता के जीन से जो एक्वायर करते हैं, जो कुछ भी हो, हमारा जो भी है वो, जैसे आंख बड़ा है, रंग गोरा है, बोलने का तरीका, ये लिखने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब हम लोग माता पिता के जीने से जो है ये सब एक्वायर करते हैं। और वातावरण से भी बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं। तो ये दोनों को हम लोग पहले इंडिविजुअली देखेंगे, अलग अलग, फिर इन दोनों का क्या रिलेशन है और इन दोनों का बालक के विकास में कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ये चीज जानेंगे। ये दोनों का ही 50-50 का रोल होता है, ना किसी का ज्यादा ना किसी का कम, 50-50। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि वातावरण की भूमिका जो होती है बालकों के विकास में ज्यादा होती है और वंशाक्रम की कम होती है? नहीं, दोनों का ही 50-50 का रोल है, बराबर। ठीक है, तो हम लोग का आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही देखिए दिया गया है। हम लोग का पहले इंट्रोडक्शन आप लोग जान लीजिए कि हम लोग का क्या होता है कि प्राणियों के विकास और व्यवहार का अध्ययन करते समय मनोवैज्ञानिकों द्वारा दो प्रमुख कारकों पर जोर दिया गया। ठीक है, ये जो हम लोग सीडीपी पढ़ते हैं, हम लोग बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जो कि हम लोग पहले ही जाने क्या है। हम लोग का मनोविज्ञान क्या है? बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बालक जो है, दो प्रकार से बालकों का व्यवहार डिपेंड करता है। एक तो उसके पर्यावरण से और एक उसके वंशानुक्रम से। वंशानुक्रम से भी बालक बहुत सारे गुणों को एक्वायर करता है और पर्यावरण से भी बालक बहुत सारे गुणों को एक्वायर करता है। इन दोनों का ही इफेक्ट बालक के जीवन पर पड़ता है। तो हम लोग क्या देखें कि वंशानुक्रम जहाँ जन्मजात क्या होती है, ये जन्मजात हम लोग की प्राकृतिक प्रकृति जन्य होती है। वंशानुक्रम होती है बालकों में जन्मजात माता पिता से पैतृक रूप में ये संपत्ति उनको मिलती है। ठीक है, यह उनकी पैतृक संपत्ति कहलाएगी। और पर्यावरण जो है ये प्रकृति जन्य संपत्ति कहलाती है, यानी कि प्रकृति से मिलने वाली। इससे भी क्वेश्चन आता है। वातावरण जो है हम लोगों का वो प्रकृति जन्य है, यानी कि प्रकृति से हम लोग को मिल रहा है। और वंशानुक्रम जो है हम लोग का पैतृक संपत्ति है, जो कि जिस तरह से पिता की प्रॉपर्टी है तो पैतृक रूप से हम लोग को मिल जाती है, उसी तरह से ये पैतृक संपत्ति है। माता पिता से वह गुण जो है हमें पैतृक रूप से मिल जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वंशानुक्रम को हम लोग पैतृक संपत्ति कहेंगे और वातावरण को हम लोग प्रकृति जन्य संपत्ति कहेंगे। ठीक है, तो वातावरण प्रवेश जनित होता है। माता पिता तथा उनके पूर्वजों के अनेक गुण उनकी संतानों में भी परिलक्षित होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ही माता पिता के अगर संतान है तो हम लोग देख के ही बोल देते हैं, चेहरा मिलता है, हाव भाव मिलता है, बात करने का तरीका मिलता है, बहुत कुछ चीजें मिलती है। हम लोग बोल देते हैं ना कि अच्छा ये आपकी बेटी है, ये आपके पिता है। जैसे कि हमारे जो फादर हैं, आप लोग नहीं भी देखिएगा ना, फर्स्ट टाइम हमारे मम्मी पापा को देखिएगा तो आप लोग पहचान जाइएगा कि हमारे मम्मी पापा हैं। बहुत कुछ जो है उनका क्वालिटी और उनका गुण जो है हमारे अंदर है। जैसे कि मेरे फादर को आप लोग देखिएगा तो आंख से ही पहचान जाइएगा कि ये मैम के पापा हैं। ठीक है, एकदम हूबहू आंख वाँख सब बड़ा बड़ा वैसा ही है। और मम्मी का चेहरा बिल्कुल मेरी तरह। तो क्या होता है, ये हम अपने माता पिता से जो है वंशानुक्रम से पैतृक रूप से ये संपत्ति लेकर आए। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, पैतृक संपत्ति के रूप में मिल गया। और हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, मान लीजिए हमारा एनवायरमेंट बहुत हाई सोसाइटी वाला है। सपोज डेट हम लोग जो है यहाँ पे ना जन्म लेके कहाँ जन्म लिया, अमेरिका साइड में जन्म लिए, तो हम लोग का एनवायरमेंट वहाँ का वैसा है। वहाँ पे हम लोग शुरू से ही क्या है, इंग्लिश बोल रहे हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं। हर एक चीज हाव भाव हम लोग का उन्हीं लोगों की तरह है। ठीक है, बात करने का तरीका, रहन सहन, सब चीज वैसा ही हो गया है। तो वो हमारा एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ा। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ जन्म ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जन्म लिए हैं, तो हम लोग का यहाँ के एनवायरमेंटल के अनुसार हम लोग का हर चीज रहेगा। ठीक है, एक बालक अगर किसी अच्छे एनवायरमेंट में जन्म लेता है तो वह भले ही किसी भी
ठीक है, उसका उसके माता पिता जो है कैसे भी माहौल से हैं, लेकिन उस बालक को अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, एक अच्छा एनवायरनमेंटल दिया जाए जहाँ पे सभी उसके आसपास क्या है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अच्छे संस्कार देने वाले हैं, तो वो बालक जो है, जाहिर सी बात है उसका भविष्य क्या होगा, अच्छे आगे अच्छा होगा। लेकिन मान लीजिए एक अच्छा फैमिली का बालक है, बहुत अच्छे फैमिली का बालक है, लेकिन उस बालक को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखा गया जहाँ पे लोग जो है गाली गलौज करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, सही शब्दों का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, दूसरों के साथ मिसबिहेव करते हैं, तो वो अच्छी फैमिली का बालक भी उस इन्वायरमेंट में रहकर उसी प्रकार के वातावरण को अपना लेगा। तो इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ा, भले जीन से उसको, माता पिता से उसको बहुत अच्छे क्या है, प्राकृतिक रूप में गुण प्राप्त हुए, लेकिन इन्वायरमेंटल उसको सही नहीं मिला, जिसकी वजह से वह क्या हो गया, खराब हो गया। और वही अगर खराब माता पिता का संतान है, जीन से उसको बुरी आदतें आई हैं, लेकिन वह अच्छे इन्वायरमेंटल में रहा, तो उसका इफेक्ट सही से पड़ता है। तो दोनों का ही हम लोग का इफेक्ट पड़ता है, दोनों का ही कैसे पड़ता है हम आप लोग को एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताएंगे, ठीक है, मटर का प्रयोग एक है उसके थ्रू बताएंगे। तो देखिए कि हम लोग का बालक अपने माता पिता तथा पूर्वजों से अनेक शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामाजिक गुण, सांवेगिक गुण, ये सारे गुण प्राप्त लेकर पैदा होता है। बहुत से बालक होते हैं कि माता पिता से ये सारे गुण जो है एक्वायर लेकर जीन के द्वारा, ठीक है, ये क्या होते हैं, पैदा लेते हैं। और अनेक सारे, इसके बाद हम लोग का क्या बोल रहा है कि माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त होने वाले जन्मजात गुणों को ही हम लोग वंशानुक्रम कहेंगे, इसी को वंश परंपरा कहेंगे, यही नाम है। वंशानुक्रम कहेंगे, वंश परंपरा भी कहेंगे, पैतृकता भी कहेंगे, अनुवांशिकता भी कहेंगे, इन सारे नाम कहेंगे। और आप लोग का कल ईवीएस होगा याद, कल आप लोगों का ईवीएस होगा, बुक रहना चाहिए साथ में, ठीक है, क्लास 3 आसपास मैम जाइएगा। कल क्लास हाँ बोलिए। कल क्लास 3 का पढ़ाइएगा। कौन सा क्लास में पढ़ना है बोलिए, पहले क्लास 3 से ही स्टार्ट करते हैं, जूनियर सेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बुक सबके पास रहना चाहिए, फिर आप लोग बाद में बोलिएगा कि मैम मेरे पास बुक नहीं था, हम अंडरलाइन नहीं किए। जाइएगा 12 मोड़, वहां से जाके, वहां पे बुक स्टॉल है, वहां पे मिलता है, वहां पे मिल जाएगा, नहीं तो एटलीस्ट क्लास 3 का भी लेकर आइएगा आप लोग, ठीक है। तो मैम हम लोग आप का जो बुक बोले थे वो बुक तो मिलता ही नहीं है यहाँ। मिलता है, उस बुक का क्राइसिस बहुत है, बहुत कम जगह अवेलेबल होता है, क्योंकि वही बुक हम लोग का जितना भी सी टेट है, बी टेट है, टेट है, चाहे आप अदर कंपटीशन का एग्जाम है, उस सब में यही हम लोग का एनसीईआरटी का बुक ही चलता है, इसलिए इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए जल्दी मिलता नहीं है, समझ में आया, मिलता है, लेकिन वो बुक मिलता है, वही बुक हम लोग को पढ़ना ही है, इसके अलावा अदर कोई बुक नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी से आएगा। बीएसएल स्कूल में नहीं चलता था। हाँ। तो देखिए क्या देखा जाता है कि कभी कभी यह भी देखा जाता है कि बच्चे कुछ ऐसे गुण तथा विशेषताएं होती हैं जो उसके किसी पूर्वज में नहीं है। आप देखिए होगी कि माता पिता गोरे चिट्टे हैं, लंबे हैं, स्मार्ट हैं, सुंदर हैं, ठीक है, और बच्चा क्या हो गया, छोटे कद का हो गया और काला हो गया। तो कभी कभी हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि माता पिता से बालक एकदम भिन्न है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है ना, क्या होता है ना कि माता पिता है, माता पिता की संतान उससे बिल्कुल भी डिफरेंट हो गई, उससे बिल्कुल भी अलग हो गई, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसकी संतान नहीं है, वो उसी की संतान है, क्योंकि उसके जो पूर्वज होते थे, उसके माता पिता के जो पूर्वज थे, उसका डीएनए जो है उसके बच्चे में ट्रांसफर हुआ, उसका डीएनए उसके बच्चे में ट्रांसफर हुआ, ठीक है। इस चीज को हम आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताएंगे। जैसे कि हमारे जो है पापा, उनके जो पापा है, उनके जो पापा है, उनके जो पापा है, यह जो डीएनए जो होता है हम लोग का, जो गुण होता है, पैतृक गुण, यह कभी भी खत्म नहीं होता है। यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ठीक है। जैसे कि हमारे पापा लंबे हैं, लेकिन हमारा छोटा भाई हाइट में बहुत कदकाठी में छोटा है। हमारे ग्रैंडफादर के फादर भी लंबे थे, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर क्या थे, हाइट में छोटे थे। पापा तो हमारे लंबे हैं, लेकिन बेटा तो हाइट में छोटा हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें पापा का जीन ना आकर, पापा का यह क्वालिटी ना आकर, अपने दादा का वो क्वालिटी उसमें आ गया, जो कि एक टाइम तक क्या था, दबा था।
लेकिन उस टाइम पे क्या हो गया, वो एक्टिव हो गया और वो गुण जो है उसके अंदर आ गया। ठीक है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई माता पिता जो है ना मंद बुद्धि वाले हैं, तेज नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका बच्चा देखने में, उसका बच्चा बहुत ब्रिलियंट, बहुत तेज कर रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया? माता पिता के गुण ही ना उसमें आएंगे। उसके पूर्वज, क्या पता उसके पूर्वजों में कोई एक ऐसा पर्सन हो जो बहुत ब्रिलियंट हो, उसका जीन ट्रांसफर होते होते वो क्या था, उसका जो जीन था, जो उसका डीएनए था, एक टाइम तक क्या था, दबा रह गया था, लेकिन इस टाइम में वो एक्टिव हो गया और उसके अंदर वो ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण उस पूर्वज का गुण जो है इस बालक में आ गया। ठीक है। तो इस कारण से वह बालक जो है अपने माता पिता से बिल्कुल भी भिन्न, माता पिता क्या है, बिल्कुल भी मंद बुद्धि वाले हैं, पढ़ने लिखने में तेज नहीं थे, लेकिन बालक क्या है, बहुत ही ब्रिलियंट है, ठीक है, तेज तर्रार है। तो इस तरह से भी होता है, कभी भी हम लोग जो व्यक्तिगत गुण जो हम लोग का होता है वो केवल माता पिता से ही नहीं आता है, वो उनके पूर्वजों, ठीक है। जैसे कि अगर पिता का जनरेशन है तो पिता के पिता से उसके चाचा का गुण आ सकता है, उसकी बुआ का गुण आ सकता है, चाची का गुण नहीं आएगा क्योंकि चाची का ब्लड अलग हो गया, चाची का गुण नहीं आएगा, चाची का ब्लड अलग हो गया। ठीक है। किसे किसे आ जाएगा, मान लीजिए मेरे पिता हैं तो मेरे पिता से उनके पिता का, ठीक है, मेरे चाचा का, मेरी बुआ का जो डीएनए है हम लोग का सेम रहेगा, उनके गुण हमारे अंदर आ सकते हैं, लेकिन हमारी चाची का गुण हमारे अंदर नहीं आएगा क्योंकि उनका डीएनए अलग है। अब हमारे चाचा चाची की जो संतान होगी उसमें चाचा और चाची दोनों का डीएनए होगा, ठीक है, उसमें चाचा और चाची दोनों का डीएनए होगा, लेकिन चाची का डीएनए हमारे अंदर नहीं आएगा। हाँ, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों का भी, जैसे कि पिता का डीएनए अगर मेरे अंदर आ रहा है तो माता का भी डीएनए है, तो माता का डीएनए है तो नानी का भी डीएनए होगा, मौसी का भी डीएनए होगा, मामा का भी डीएनए होगा। तो इस तरह से हम लोग का मामा का होगा लेकिन मामी का नहीं होगा, मौसी का होगा लेकिन मौसा का नहीं होगा, इस तरह से। तो ये जो है हम लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चेंज होते रहता है, मतलब ट्रांसफर होते रहता है, कभी भी ये खत्म नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चों में कुछ ऐसे गुण तथा विशेषताएं होती है जो कभी कभी संगीत में किसी भी प्रकार की रुचि न रखने वाले परिवार का अथवा अपराधी व्यक्तियों की संगत में पढ़कर किसी संत पुरुष का पुत्र अपराधी बन जाता है। क्या होता है कि माता पिता को इंटरेस्ट ही नहीं है किसी भी सिंगिंग में, संगीत में, लेकिन बेटा जो है संगीतकार बन गया, बहुत अच्छा संगीतकार बन गया। तो ये क्या है, उसके किसी पूर्वज के पास ये क्वालिटी होगा जो कि वो अब जो है एक्टिव हो गया और इस बच्चे के अंदर वो डीएनए आ गया, वो गुण आ गया, इसकी वजह से बच्चा जो है बहुत अच्छा संगीतकार हो गया। माता पिता को ये जो है, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दे, सचिन तेंदुलकर को खेल में बहुत रुचि, तो सचिन तेंदुलकर के पिता चाहे उसके पिता में वो कोई गुण था ही नहीं, लेकिन सचिन तेंदुलकर में वह रुचि आ गई। ठीक है। दोनों को बता रहे हैं, वंशानुक्रम और इन्वायरमेंट। तो सचिन तेंदुलकर उस तरह के इन्वायरमेंट में रहा, उस तरह के वातावरण में रहा जिसकी वजह से उसमें इस चीज की रुचि आ गई और वो आज एक महान क्रिकेटर बन गया। तो दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ रहा है। एक बहुत ही हम लोग का कम बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला बालक है, लेकिन हम लोग शुरू से उसको ऐसे इन्वायरमेंटल में रख रहे हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में रख रहे हैं जहाँ पे सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, एजुकेशन के लिए कॉम्पिटिशन करने वाले बच्चे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू से उसको फोकस करवा रहे हैं। तो वो क्या होगा, उस फील्ड में वो आगे ही बढ़ेगा। इन्वायरमेंटल का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, वातावरण का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है। तो डीएनए और हम लोग का इन्वायरमेंट दोनों का ही असर हम लोग का क्या होता है, बच्चों पर पड़ता है। तो क्या बोल रहा है कि वातावरण के प्रभाव से क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग की संभव होती है। तो वातावरण के प्रभाव में आकर व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों से भिन्न गुण विकसित कर सकता है। एक संगीतकार का बेटा ना होकर भी अगर हम उसको वैसा माहौल दे, उसको संगीत सिखाएं, उसको वैसे माहौल में रखें तो वो एक अच्छा संगीतकार बन सकता है। अब उसके आगे आने वाले जनरेशन में ये गुण आ सकता है। ठीक है। मान लीजिए हमको संगीत में कोई रुचि नहीं है, लेकिन हमारी जो संतान है हम उसको वैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, हम उसको संगीत सिखा रहे हैं, हम उसको तबला सिंगिंग सब सिखा रहे हैं, तो उसको वैसा एनवायरनमेंट हो गया, उसको उस चीज में इंटरेस्ट हो गया, उसको उस चीज में रुचि हो गई, वो उस चीज को सीख लिया। अब उसका जो आने वाला जनरेशन होगा ना, उसमें ये गुण हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। और जरूरी नहीं कि उसमें भी वो गुण देखने को मिले, क्या पता उस टाइम पे वो गुण दबा रह जाए,
उसके बाद के जनरेशन में वो गुण देखने को मिले, लेकिन वो गुण कभी भी खत्म नहीं होगा, वो किसी ना किसी जनरेशन में हमको नजर आ ही जाए। ठीक है, आप सबको क्लियर हुआ? जी मैम। देखिए, तो ये हम लोग का क्या था, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का हम कंबाइंड बताए थे। अब हम आप लोग को बताते हैं कि केवल वंशानुक्रम क्या है, हेरिडिटी, इंडिविजुअली हेरिडिटी बता रहे हैं। तो वंशानुक्रम का अगर अर्थ जाने आप लोग, तो जितने भी जीवधारी होते हैं अपने पूर्वजों से अनेक शारीरिक गुण, मानसिक गुण, ठीक है, व्यवहारिक गुण, ये सारे संबंधित गुणों को लेकर इन गुणों को विकसित विरासत में लेकर प्राप्त होते हैं, यानी कि पैतृक संपत्ति के रूप में लेकर ये क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। और वंशानुक्रम जन्मजात गुणों का योगदान होता है। वंशानुक्रम क्या होता है, हम लोग का जन्मजात गुण होता है, पैतृक गुण होता है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है, जैसे कि वुडवर्थ हम लोग के हैं, उन्होंने परिभाषा दी है कि वंशानुक्रम में सभी बातें समाहित रहती है जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भ धारण के समय व्यक्ति में उपस्थित रहती है। ठीक है, मतलब माता के गर्भ में बच्चे का भ्रूण का विकास हो गया, उसी समय से डीएनए उसके अंदर बनने लगा, उसी समय से माता पिता के जो भी डीएनए के गुण है उस बच्चे में ट्रांसफर होने लगा। ठीक है, कोई कोई माता पिता होते हैं आंखें जो होती है नीली होती है, बच्चे में भी उसके माता पिता का यह गुण आ गया, बच्चा का भी आंख क्या है, नीला है। ठीक है, कुछ कुछ के होते हैं माता पिता, हाथ पैर की उंगलियां छोटी छोटी बौने की तरह होती है, माता पिता का उसके अंदर आ गया, चाहे उस जनरेशन में नहीं आया उसके बेटे में आ जाए। ठीक है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते जाएगा। ठीक है, तो पूर्वजों का गुण बालकों में गर्भ धारण के समय से ही आ जाता है। ठीक है, एट द कंसेप्शन, यानी कि गर्भ धारण के समय से, गर्भ धारण के समय ही पूर्वजों का गुण बालकों में आ गया। ठीक है, जेम्स ड्रेवर एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता के संतानों को हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। यानी कि हमारी जो भी शारीरिक विशेषता है, जैसे कि हम बोले आंख का बड़ा होना, आंख के रंगों का चेंज होना, ठीक है, या फिर बालों का, किसी किसी का बाल कुराला होता है, किसी का बाल माता पिता के अनुसार ही उसके बाल होते हैं। ठीक है, या फिर उंगलियों का छोटा छोटा होना, नाखून का काला होना, ये भी उनकी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग के होते हैं ना, अपने माता पिता के अनुसार पैर को एकदम बिल्कुल स्ट्रेट करके नहीं चलते हैं, थोड़ा टर्न करके, जैसे कि मेरा ही गुण है, हम पैर को अपने एकदम स्ट्रेट करके नहीं चलते हैं, थोड़ा सा टर्न, ये मैं अपने पापा वाला मेरा गुण है। तो वो हेरिडिटी से हमारे अंदर आया है, हेरिडिटी का गुण जो है वो हमारे अंदर आया है। तो शारीरिक गुण भी हो गया और मानसिक गुण भी, यानी कि बच्चा ब्रिलियंट है या मंद बुद्धि वाला है, यह सब भी मेंटली जो है उसके हेरिडिटी के कारण बच्चे में जो होता है वो ट्रांसफर होता है। एक और हम लोग के मनोवैज्ञानिक है H.A. पीटरसन। ये H.A. पीटरसन जी हैं, ये बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों से जो भी प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब माता पिता से जो कुछ भी गुण वो ग्रहण कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वंशानुक्रम का नाम देंगे। वही हम लोग का क्या है, वंशानुक्रम है। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ 3 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने वंशानुक्रम की परिभाषा दी। अब हम लोग को अगर देखा जाए तो वंशानुक्रम के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ विशेष लक्षण होते हैं, और वो लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि पहला लक्षण हम लोग का दिया हुआ है वंशानुक्रम का, शारीरिक लक्षण है, मानसिक लक्षण है, अन्य व्यक्तित्व लक्षण है। शारीरिक लक्षण में क्या हो जाता है कि आंख, बालों का रंग, त्वचा का रंग, जैसे कि माता गोरी है तो संतान गोरा हो गया, पिता गोरे है, उसमें दोनों में जिन जिन जिसका ज्यादा एक्टिव होगा, जिसका जिन ज्यादा प्रबल होगा उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पापा का जिन ज्यादा एक्टिव था तो हम अपने पापा की तरह आंख पाए, अगर वही माँ का जिन ज्यादा एक्टिव होता तो माँ की तरह कलर या आंख पाए। दोनों का ही जिन का इफेक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं कि किसी एक का ही सारा का सारा गुण आएगा, दूसरा का भी कुछ ना कुछ गुण आता है। तो हर जगह जैसे कि पापा का आंख का इफेक्ट पड़ा, हम्म, तो मम्मी के कलर में उस वक्त हाँ पे ज्यादा हाँ, उस समय वो जिन उनका ज्यादा, ज्यादा था। हमारे ना 32 चिन्ह होते हैं। इस चीज को हम आप लोग को बकायदा एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताएंगे, मटर का फूल का क्रॉस फर्टिलाइज करके बताएंगे
कि कैसे जो है जिसका जीन ज्यादा इफेक्ट होता है ना, इफेक्टेड होता है ना, उसका गुण आपको ज्यादा दिखेगा बच्चे में। हाँ, जब जिसका जीन ज्यादा एक्टिव होगा, जिसका जीन ज्यादा एक्टिव होगा उसका गुण ज्यादा पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसका जीन एक्टिव नहीं है उसका एकदम गुण नहीं आएगा, उसका भी थोड़ा बहुत गुण परिलक्षित जरूर होगा। ठीक है, और मान लीजिए बिल्कुल भी उसका गुण नहीं आया, एकदम हूबहू पिता की तरह हो गया, तो आगे आने वाले जनरेशन में कभी ना कभी एक्टिव होगा तो तब आएगा। ठीक है, उसका गुण उसके बच्चे में ट्रांसफर हुआ, एक्टिव नहीं था लेकिन फिर भी ट्रांसफर हुआ, अब वो अपने बच्चे में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो त्वचा का प्रकार हो गया, खोपड़ी का आकार हो गया, साइज भी होता है खोपड़ी का, किसी का गोल है, किसी का चौड़ा है, किसी का मुंह देखिए चौड़ा होता है, किसी का एकदम गोल होता है, तो वो भी उसके वंशानुक्रम के कारण ही होता है। हाथों का आकार हो गया, ठीक है, जैसे कि हम लोग के हाथ पैर छोटे छोटे, तो ये मम्मी का गुण आ गया। ठीक है, तो ये है पैर और यांत्रिक ग्रंथियों का, ये सब जो है गुण जो है वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक रूप से ये सारे गुण हमें देखने को मिलते हैं। मानसिक लक्षण में अगर देखा जाए तो हमारा मानसिक लक्षण में क्या होता है, सहज ज्ञान, यानी किसी चीज को बहुत सहजता से सरलता से किसी चीज को समझ जाना। कोई कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट होता है, ब्रिलियंट माइंड होता है, तेज तर्रार होता है, तो किसी चीज को बड़ी सहजता से सरलता से समझ आता है, तो ये हो गया। आंशिक रूप से बुद्धि, ठीक है, मतलब बहुत कम बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला, ये भी हम लोग का मानसिक रूप से देखिए। भावनात्मक स्थिरता, कोई बच्चा जो होता है बहुत इमोशनल होता है, तुरंत थोड़ी थोड़ी बातों पर रो देगा। कोई बच्चा जो होता है बहुत कम रोता है, मतलब किसी भी सिचुएशन का सामना बहुत अच्छे से करता है, तो ये भी उसका मानसिक जो गुण है उसके प्राकृतिक रूप से उसको वंशानुक्रम से उसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्मृति सार हो गया, विचार तर्क हो गया, निर्णय लेना, प्रशंसा, ध्यान जैसे उच्च मानसिक प्रक्रियाओं को वारिस करते हैं, इनहेरिट करते हैं बच्चे जो है, वो अपने माता पिता से ग्रहण करते हैं। थर्ड में बोल रहा है अन्य व्यक्तित्व लक्षण, इसमें बहुत पूछा जाता है, जैसे कि आंशिक रूप से व्यवहार, योग्यता, चरित्र, आदतों। ठीक है, किसी किसी का व्यवहार, किसी किसी का व्यवहार होता है। ठीक है, भावनाओं, संगीत, अन्य प्रतिभा, जैसे कि कोई माता पिता जो है संगीत में बहुत रुचि लेते हैं, तो बेटा का भी संगीत में रुचि आ गया ऑटोमेटिक। फिर से आएगा क्या चीज, पिता का भी, बेटे का ऑटोमेटिक संगीत में रुचि आ गया। सचिन तेंदुलकर का बेटा है, सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी है। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी है, अब उसके बेटे में भी, उसके पूर्वजों में ये खिलाड़ी वाला गुण नहीं था, उसको एटमोस्फेयर से प्राप्त हुआ, लेकिन अब उसके बेटे में भी यह गुण जो है डीएनए के थ्रू उसमें ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अब इसके डीएनए में ये गुण आ गए। ठीक है, तो ये सारे गुण जो है, अंधापन हो जाता है, किसी को कम दिखता है। ठीक है, या फिर हम लोग का यहाँ तक कि रंग हो गया, कलर, अंधापन, गंजापन, गंजापन पर भी है, हेरिडिटी के अनुसार होता है। ठीक है, अब हमारे जनरेशन में इन्वायरमेंटल के थ्रू भी होता है, खान पान के भी थ्रू भी होता है, और हम लोग का, हमारे जनरेशन में ना हमारे दादा का बाल झड़ा था, ना हमारे पापा का बाल झड़ा है, ना हमारे पापा के सिर में पूरा बाल है, लेकिन हमारे भाई का बाल झड़ गया है। मेरे भी भाई का बाल झड़ा है। तो हमारे भाई का बाल झड़ गया, तो ये कहाँ से आया जनरेशन, हमारे दादाजी के भाई का बाल जो था झड़ चुका था, तो उनका डीएनए जो है अब इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। तो वो देखिए एक पीढ़ी में, एक जनरेशन में नहीं आया, दूसरे जनरेशन में नहीं आया, तीसरे जनरेशन में वो लैप करके आ गया। ठीक है, तो इस तरह के गुण जो है हम लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी गुण, कुछ बीमारियां भी होती हैं बहुत सारी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का शुगर है, ये भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। डॉक्टर के पास जाइएगा ना तो पूछेगा, अगर आपको फर्स्ट टाइम शुगर हुआ है कि आपके जनरेशन में आपके माता पिता को किसी को शुगर था, वो पूछता है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। शुगर हो गया, अस्थमा का बीमारी हो गया, यहाँ तक कि कैंसर, कैंसर भी जनरेशन पीढ़ी टू पीढ़ी चलते रहता है। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंट पे भी होता है, खान पान पे भी डिपेंड करता है, लेकिन कुछ जो है जनरेशन के थ्रू भी चलता है। ठीक है, दादाजी तो है, हम्म, तो वो तो दादाजी हो गए हैं, हम्म। तो उनके पोता पोती को तो नहीं होएगा। जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए क्या बोले, जिस टाइम वो जीन ज्यादा एक्टिव रहेगा उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। जैसे कि आपके दादाजी को मान लीजिए कोई अगर डिजीज है, शुगर ही है, डायबिटीज है, तो वो आपके फादर में आपको वो डायबिटीज का बीमारी नहीं दिखा, ओके, नेक्स्ट जनरेशन में भी नहीं दिखा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी नहीं दिखा, लेकिन उसके नेक्स्ट जनरेशन में वो आ सकता है। जैसे
अब तो जैसे 60 तक आ गए, हम्म, तो 5 साल बाद उनको अभी जैसे कि कैंसर हुआ हाँ और वो 5 साल बाद देख रहे हैं, हाँ तो लास्ट स्टेज पे ऐसा हुआ रहता है, तो वो आगे चलने से ट्रांसफर कैसे होगा? देखिए, ये कुछ जो है ना, ये वो अभी क्या बताए, कुछ जो है हम लोग के इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। ये जो कैंसर कैंसर है, हम लोग के खान पान रहन सहन इस पे भी डिपेंड करता है, ये जनरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जैसे हमारे घर में हमारे चाचा जो थे उनको ब्लड कैंसर था, हमारे जनरेशन में आज तक किसी को कैंसर नहीं हुआ, और फर्स्ट टाइम हमारे चाचा को कैंसर हुआ, वो हमारे जनरेशन में नहीं आएगा, वो हमारे डीएनए में नहीं अब शामिल होगा, अब नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो इन्वायरमेंटल के थ्रू उनको हुआ था, वो तब हम लोग का नहीं आएगा। लेकिन जब देख रहा है कि एक जनरेशन में हुआ, दूसरे जनरेशन में भी आ गया, तीसरे जनरेशन में भी आ गया, तो वो हम लोग का जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है वो डिजीज। जैसे कि आप लोग का अस्थमा है, शुगर है, आप जाइएगा डॉक्टर के पास तो डॉक्टर पूछता है कि आपके जनरेशन में किसको शुगर था। तो ये जो है, ये सब जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। ठीक है, अस्थमा हो गया, शुगर हो गया, या फिर स्किन डिजीज हो गया, वो आपका एक जनरेशन टू जनरेशन आएगा ही आएगा। हाँ, बीपी नहीं, बीपी इन्वायरमेंट ये होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का वंशानुक्रम के थ्रू होता है। ठीक है, तो हम लोग का देखिए वंशानुक्रम विकास का हम लोग का आधार है। हम वंशानुक्रम के कारण मानव का बालक जो होता है वो क्या करता है, विकास करता है, ग्रोथ करता है। कैसे? तो अनुवांशिकता किसी भी विशेषताओं को पूरी तरह से निर्धारित नहीं करती। एक बालक के विकास में केवल अनुवांशिकता का रोल नहीं होता है। केवल अनुवांशिकता का रोल हम मान ही नहीं सकते हैं कि केवल अनुवांशिकता के कारण बालक का पूर्ण रूप से विकास हुआ है। ठीक है, यह किसी भी व्यक्तित्व के विकास के आधार पर या क्षमता के आधार पर होता है कि किसी का डीएनए जितना है उसके अनुसार उसका ग्रोथ हुआ। इसमें हम लोग का 50% का रोल इन्वायरमेंट का भी होता है। 50% रोल किसका होगा, हम लोग का इन्वायरमेंट का होगा, वातावरण का होगा। 50% रोल डीएनए का है, जी हाँ, हम लोग का वंशानुक्रम का, 50% रोल इन्वायरमेंटल का है। इसीलिए कल आप लोग को एक ट्रिक बताए थे, इसमें जब भी क्वेश्चन आए पॉजिटिव में जब भी कुछ भी क्वेश्चन आए पॉजिटिव में, तो हम लोग का वंशानुक्रम और वातावरण दोनों साथ में रहे तो आंख मूंद के टिक कर देना है। कभी भी केवल वंशानुक्रम दे, अगर कोई क्वेश्चन पॉजिटिव में इसमें रहता है और केवल वंशानुक्रम ऑप्शन में दिया है, कभी भी केवल अकेले वंशानुक्रम को टिक नहीं करेंगे, अकेले हम लोग वातावरण को टिक नहीं करेंगे। टिक करेंगे कब? जब दोनों साथ में रहेगा, तब वंशानुक्रम और वातावरण पॉजिटिव में क्वेश्चन रहे तो। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को एक साथ जब रहे तो आंख मूंद के टिक कर दीजिए, कुछ गलत नहीं होगा। जैसे दिया और बाती होता है ना, दोनों का साथ एक साथ रहता है, दोनों का एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह से वंशानुक्रम और वातावरण है, दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है, दोनों के बिना अगर दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो कोई का महत्व नहीं। ठीक है, केवल वंशानुक्रम से बालक का विकास नहीं हो सकता और ना ही केवल वातावरण से बालक का विकास हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक बालक का है जो वंशानुक्रम से उसको अपने माता पिता से डीएनए से बहुत सारे गुण एक्वायर हुए, लेकिन उस बालक को छोड़ दिया गया जंगल में, उसको एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिला, वो पशुओं के साथ जंगली जानवरों के साथ रहा, तो क्या वो बालक का विकास हो रहा है? नहीं। ठीक है, समझ में? तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और दोनों जहां रहेंगे साथ में उसी को टिक करना है, दोनों को कभी भी अलग अलग इंडिविजुअली टिक नहीं करना है, साथ में रहेंगे तभी उनको टिक करना है। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण जिस सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, दोनों एक साथ ही है हम लोग के। ठीक है, चलिए वंशानुक्रम का सिद्धांत जो दिया है, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जो दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि मानव शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं एक केंद्र में छड़ी के आकार की, ये हम लोग का एक, इसको आप लोग जानिए कि मानव के शरीर में जो है ना, कोशिकाओं का एक केंद्र होता है, जो कि आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। कोशिकाओं का हम लोग ईवीएस जो पढ़ेंगे ना, 3, 4, 5 के बुक में इसका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। मेंडल साहब का ये थ्योरी है, मेंडल जी, उनकी थ्योरी जो है 4 क्लास के बुक में पूरा अच्छे से एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, मानव
के शरीर में जो कोशिकाओं का एक केंद्र होता है, उसमें छड़ी के आकार की एक संरचना होती है, एकदम सीधी छड़ी के आकार की एक संरचना होती है, जिसमें जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उस छड़ी क्रोमोजोम्स कहते हैं, उस छड़ी के आकार की संरचना को। तो इसकी संख्या प्रत्येक कोशिकाओं के केंद्र में 46 यानी कि 23 जोड़ा होती है। ये जो हम लोग का क्रोमोजोम्स होता है, ये जो इसकी संख्या होती है, ये प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 46 यानी कि 23 जोड़ा में रहेगा। 23 करके जो होता है जोड़ा में इसका जो है संख्या होता है, परंतु जनन कोशिका यानी कि हम लोग का जर्म सेल होता है, जनन कोशिका के केंद्र में मात्र 23 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। माता से उसको 23 क्रोमोजोम्स मिलेंगे और पिता से उसको 23 क्रोमोजोम्स मिलेंगे, और उसमें कई सारे डीएनए होते हैं। वही डीएनए जो है क्या करते हैं, गुणों को अपने अंदर समाहित रखते हैं, और वही गुण बच्चों के अंदर आता है। ठीक है, तो जनन कोशिकाओं में हम लोग का क्या होता है, 23 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, और जब गर्भ धारण होता है, जब स्त्री गर्भ धारण करती है, तो उस समय 23 क्रोमोजोम्स जो है उसको पिता से मिलते हैं। तो संतान में कितने टोटल क्रोमोजोम्स हो गए, टोटल 23 मिलकर 23 जोड़ा मिलकर 46 हो गए, तथा 23 क्रोमोजोम्स माता के होते हैं। तो दोनों मिलकर नए जीव में क्रोमोजोम्स की उचित संख्या अर्थात 46 यानी कि 23 जोड़ा बना देती है। माता से 23 मिल गया, पिता से 23 मिल गया, वही डीएनए को अपने साथ कैरी किए रहता है। ठीक है, तो पिता में एक्स वाई दोनों क्रोमोजोम्स होते हैं, तो हम लोग साइंस में पढ़े ना, पिता में एक्स और वाई दोनों होते हैं, जबकि माता में केवल एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। तो क्रोमोजोम्स में ही एक विशेष संरचना होती है जिसको हम लोग जीन कहते हैं। ठीक है, इस क्रोमोजोम्स में ही एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसको जीन कहा जाता है, और इसी जीन के द्वारा माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों के गुण अपने पुत्र या पुत्रियों में आ जाते हैं। ये जो जीन होता है, इस जीन में ही डीएनए होता है, और इसी से वो जो है माता पिता के जो भी गुण है वो संतान में आ जाती है। तो एक ही क्रोमोजोम्स में सैकड़ों जीन होते हैं, एक क्रोमोजोम्स में कई सारे जीन, सैकड़ों जीन हो जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जीन का संबंध एक खास गुण के निर्धारण से होता है। हर एक जीन में एक खास गुण होता है, किसी में आंखों का क्वालिटी आ गया, किसी में बात करने का तरीका आ गया, किसी में कद काठी आ गया, किसी में स्किन का कलर आ गया, किसी में बालों का ये आ गया, कोई किसी का बाल घुंघराला है तो माता पिता से उस जीन में घुंघराले बाल वाला आ गया। तो हर एक जीन में कोई ना कोई गुण रहता है। ठीक है, तो 1950 में विशेषज्ञों द्वारा यह पता लगाया गया कि जीन में प्रमुख रूप से 2 जैविक गुण होते हैं। ठीक है, एक होता है हम लोग का डीएनए, एक होता है हम लोग का आरएनए। क्या होता है, एक होता है हम लोग का डीएनए और एक होता है आरएनए। तो डीएनए में विशेष गुण जो कि मूलतः माता पिता से ही बच्चों को मिलते हैं, वह होता है संचित्रता, तथा इससे यह बात का निर्धारण होता है कि जीव किस प्रकार के शील गुण विकसित करेगा। यानी कि माता पिता के जो भी विशेष गुण है वो सब जीव के अंदर उस डीएनए के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं। और आरएनए क्या करता है, आरएनए का काम क्या करता है, मैसेज पहुंचाने का। वही डीएनए के गुणों को वो क्या करता है, मैसेज के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, डीएनए में वो सारे गुण होते हैं, एक्वायर करता है, वो अपने साथ वो गुणों को कैरी करता है। और आरएनए क्या करता है, हम लोगों का उन गुणों को डीएनए द्वारा संदेश ढोने का काम करता है। उसके जितने भी संदेश है, मैसेज है, वो ब्रेन तक ले जाने का काम आरएनए करता है। तो इस तरह स्पष्ट क्या हो रहा है हम लोग का कि जीन के द्वारा ही मूलतः आनुवांशिक गुणों का संचालन हो रहा है। क्रोमोजोम्स छड़ी के आकार का है, 23 क्रोमोजोम्स होते हैं जेंट्स में 23 और माता में 23, लेकिन गर्भधारण के समय वो 23 और 23 मिलके बच्चे में क्या हो गया, टोटल 46 हो गए। अब उसके अंदर ही हम लोग का जीन होता है, उसके अंदर डीएनए कैरी होता है, उस डीएनए में ही गुण होता है। ठीक है, और उस गुणों को कैरी करने का काम, मैसेज ले जाने का काम हम लोग का काम करता है आरएनए करता है। तो ये हम लोग का आनुवांशिकता का नियम है। इससे हम लोग को अपने माता पिता, अब ये जो डीएनए है ना, अब ये डीएनए पिता से बेटे में आ रहा है और माता से भी बेटे में आ रहा है। पिता से आ रहा है तो पिता के अंदर किस किस का डीएनए है, पिता के अंदर उसके पिता का डीएनए, पिता उसके पिता के अंदर उसके पिता का डीएनए था, उसके पिता के अंदर उसके पिता का डीएनए था। वो सारा डीएनए धीरे 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 इसमें, डीएनए में क्या है, सारे गुण है ना, तो वो पूर्वजों से कई 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 पूर्वजों से सारे गुण जो है अब इसके अंदर एक्वायर हो रहे हैं। इधर माता के डीएनए से, माता के डीएनए से क्या हो रहा है, नानी का, नाना का, नाना का, मौसी का, मामा का, इन सब का डीएनए इसके अंदर आ रहा है। तो 2 फैमिली का डीएनए जो है बच्चे में आता है। बहुत से बच्चे होते हैं कि नाना नानी के गुणों पे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियर में हो गया, समझ में आया।
आप लोग को समझ में आया? निशांत जी जी मैम। आज बहुत शांत शांत है। चलिए, अनुवांशिकता का हम लोग नियम जानते हैं कि अनुवांशिकता का नियम क्या है। ठीक है, मेंडल जी का हम लोग एक प्रयोग पढ़ेंगे, जिन्होंने मेंडल जी ने इंसान के ऊपर नहीं, पौधे के ऊपर, क्योंकि पौधे में भी तो क्या होते हैं, डीएनए गुण होते हैं, वो भी डीएनए गुण कैरी करते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, वो गुण आता है और गुण आके वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरे से तीसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर करते हैं, पेड़ पौधे भी। ठीक है, हम लोग देखे हैं जब हम लोग पौधे को अगर उसके क्या करते हैं, उसके डंठल को अगर तिरछा काट दे और दूसरे पौधे के साथ उसको अटैच कर दे, देखा जाता है दूसरे पौधे के साथ अटैच कर दे, तो उसका डीएनए और उसका डीएनए मैच कर जाता है। ठीक है, पौधा किसका है? पौधा है हमारा आम का, ऊपर में लिखा लगा हुआ है अमरूद का आधा डंठल, और उसमें से फल क्या रहा है, अमरूद। इस तरह से होता है, तो दोनों का डीएनए क्या हो गया, क्रॉस फर्टिलाइज हो गया। चलिए हम लोग यहाँ पे मेंडल जी का प्रयोग करते हैं। तो मेंडल जी का नियम क्या है, अनुवांशिकता की क्रिया विधि का वर्णन करने के लिए जॉर्ज हम लोग का ग्रेगर मेंडल इनका नाम है, ईवीएस में इसका क्वेश्चन आएगा। जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया है मटर के पौधे पर। ठीक है, मटर के पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अपने नियम का प्रतिपादन करने के लिए मटर के पौधे और चूहे का प्रयोग किया। दो एक्सपेरिमेंट किया, एक तो पेड़ पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया, एक एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया, तो वो चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, काला चूहा और सफेद चूहा पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा क्या कि मटर के पौधे और चूहे पर उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग को विस्तृत से हम लोग ईवीएस के क्लास में, ठीक है, हम आप लोग को ईवीएस के क्लास में तो बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, हम आप लोग को अभी इसका एक्सपेरिमेंट को बता रहे हैं। इसमें हम शॉर्ट में लिखे हैं, इसमें हम लिखे हैं, बता, पहले ये वाला हम लोग जान लेते हैं। ईवीएस के बुक में हम लोग का बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो उन्होंने अपने प्रयोग में उन्होंने अलग अलग प्रकार के आकृति और अलग अलग फूलों वाले उजले और बैगनी फूल वाले पौधे को आपस में क्या किया, क्रॉस फर्टिलाइज किया। ठीक है, मटर का ही पौधा था, दो तरह के मटर के पौधे, एक मटर का पौधा है उसमें उजला कलर का फूल आ रहा है, एक मटर का पौधा है उसमें नीला कलर का बैगनी कलर का फूल आ रहा है। ठीक है, इन दोनों मटर के पौधे को उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइज किया है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि दोनों को, सफेद मटर के फूल वाले और बैगनी मटर के फूल वाले पौधे को, दोनों को क्रॉस फर्टिलाइज करवाया गया, आपस में दोनों को संचित करवाया गया। तो क्या देखा गया, फर्टिलाइज के दौरान देखा गया कि उसमें प्राप्त पौधे का कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया, यानी कि उसको सबसे पहले तो क्रॉस फर्टिलाइज किया, यानी कि उसका गुण डंठल को काट के उसको जोड़ दिया गया, सफेद फूल वाले का डंठल को काट के बैगनी फूल वाले में, और बैगनी फूल वाले के डंठल को काट के सफेद फूल वाले में जोड़ दिया गया। अब इसको कई जनरेशन तक, एक दो तीन जनरेशन तक देखा गया। कुछ जनरेशन के बाद क्या देखा गया कि जो हम लोग का सफेद फूल वाला जो डंठल था, अब उसमें केवल बैगनी फूल खिल रहा है। ठीक है, केवल बैगनी फूल खिल रहा है, मतलब उसमें सफेद फूल बिल्कुल भी नहीं खिला, केवल बैगनी कलर वाला ही फूल खिल रहा है। ठीक है, तो क्या देखा कि उन्होंने यह पाया कि निषेचन के पश्चात जो पहली पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए, पहला जो पीढ़ी जन्म लिया, उसमें सभी फूल बैगनी रंग के हैं। ठीक है, और पुनः जब इस नई पीढ़ी के पौधे के बीज को बोया, अब क्या है, उसमें सफेद और बैगनी दोनों का ही क्या है, दोनों का ही उसमें क्वालिटी है। अब उससे जो बीज प्राप्त हुआ उसको फिर से जब उन्होंने बोया, तो क्या देखा, इससे प्राप्त जो नया पौधा हुआ उसमें 75% जो है बैगनी कलर का फूल खिल रहा है, और केवल 25% ही जो है हम लोग का सफेद रंग का फूल खिला है। ठीक है,
तो इसके बाद फिर जब नेक्स्ट जनरेशन में देखा तो क्या देखा कि अब 50% बैगनी कलर का और 50% सफेद रंग का, क्योंकि है तो क्वालिटी दोनों का ही डीएनए है ना, उसमें दोनों का ही गुण है। लेकिन पहले जनरेशन में क्या देखा गया कि बैगनी कलर का फूल ज्यादा खिल रहा है, यानी कि बैगनी कलर वाले पौधे का जो डीएनए था, ठीक है, जो हम लोग का लक्षण था वो ज्यादा एक्टिव था, वो ज्यादा प्रभावशाली था, तो उसका प्रभाव हम लोग को फर्स्ट जनरेशन में ज्यादा दिखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग का सफेद फूल वाला था उसका जो डीएनए बिल्कुल भी वहां पे समाप्त हो गया, वो समाप्त कभी नहीं होता है, वह कहीं ना कहीं छिपा रहता है और क्या होता है दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहता है। इसीलिए पहले जनरेशन में तो हमको केवल बैगनी फूल दिखा, दूसरे जनरेशन में हमको 25% सफेद फूल भी दिखा, यानी कि उसके गुण जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर हुए तभी तो दूसरे जनरेशन में दिखे। तीसरे जनरेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 50-50 दोनों ही हमको दिख रहा है, यानी कि इसके बाद फिर वो ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो ज्यादा जो एक्टिव रहता है उसके प्रभाव ज्यादा दिखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ज्यादा एक्टिव नहीं है वो खत्म हो गए वहीं पे, वो खत्म कभी नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं दबे रहते हैं और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं, और जब वो एक्टिव होंगे उनके कोई ना कोई गुण हमको नजर आएंगे। ठीक है, तो यह प्रक्रिया जब हम लोगों ने बार बार दोहराई तो क्या देखा गया, अंत में दोनों प्रकार के मटर के पौधे अपने मूल रूप में आ गए। फिर देखा गया तो 50-50, इसके बाद फिर उसी को बोया गया, संचित किया गया, तो देखा गया कि अब जो है अपने अपने वो मूल रूप में आ गए, यानी कि बैगनी कलर में बैगनी कलर का केवल फूल खिल रहा है और सफेद वाले में सफेद कलर का केवल फूल खिल रहा है, अपने अपने मूल रूप में आ गए। तो मेंडल के प्रयोग से क्या स्पष्ट हो रहा है हम लोग का कि भिन्न भिन्न लक्षणों और या फिर गुणों वाले एक ही जाति के दो वस्तुओं को संकृत कराया जाए, क्रॉस फर्टिलाइज करवाया जाए, तो क्या होता है कि उसके बाद आने वाली पीढ़ी उस संरक्षण का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, कि आने वाली पीढ़ी में उसका हम लोग को क्या देखेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी तरह से जीवों में कभी कभी एक पक्ष का गुण दूसरे पक्ष के गुण से ज्यादा क्या होता है, हस्तांतरित हो जाता है। मान लीजिए जैसे कि हमारे अंदर जो है माता और पिता दोनों का डीएनए है, लेकिन पिता का डीएनए जो है क्या है, ज्यादा हमारे अंदर आ गया, माता का डीएनए उसके कंपेयरिंग में कम हो गया, या फिर पिता का डीएनए ज्यादा एक्टिव था तो पिता का डीएनए के कारण हमारे अंदर पिता वाला गुण ज्यादा आ गया। ठीक है, तो जिससे दूसरे पक्ष के गुण कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं, वहां पे हमको दिखाई नहीं देंगे, माता वाला कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा, माता वाला कोई क्वालिटी आपके अंदर नहीं आया, दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गए हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं, वो क्या है दबे हुए। ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि गुण जो है समाप्त हो गया है, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि कुछ समय या पीढ़ी के बाद तक वो दबे रहते हैं, और जैसे ही यानी कि सुप्त रहते हैं, और जैसे ही ये प्रबल या अप्रबल जीन के कारण जो है, जैसे ही यह प्रबल रूप में आ जाएंगे, ठीक है, कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि पिता का जीन जो है अप्रबल हो जाएगा, यानी कि कम एक्टिव हो जाएगा, और माता का जीन ज्यादा प्रबल हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय हमको माता के गुण वहां पे परिलक्षित नजर आएंगे। ठीक है, तो मेंडल के नियम से हम लोग को क्या निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे में जो भी अनुवांशिक गुण होते हैं वह सिर्फ ना तो उसके माता पिता के कारण होते हैं और ना ही उसके पिता के कारण। केवल हम लोग उसको केवल माता का गुण भी नहीं बोलेंगे और केवल पिता का भी गुण नहीं बोलेंगे, माता के पूर्वजों पिता के पूर्वजों से भी वो सारे गुण आते हैं, इन दोनों से बालकों में ये सारे गुण आ जाते हैं। ठीक है, इससे कुछ नियम है, लेकिन इस नियम को जानने से पहले 5:30 हो गया, हम आप लोग को कुछ और बताते हैं। इस चीज को भी हम आप लोग को व्हाट्सएप में भेज दें, इस चीज को नहीं भेज दें। कल आप लोग लेकिन सब आप लोग इंग्लिश का ही बुक लेकर आइएगा, ठीक है। कल आप हाँ सर चल रहा है, तो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा पढ़ के जाएंगे। वो केवल वही नहीं है, एक और कॉपी है, वो उसमें एक और कॉपी
हाँ 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 गवर्नमेंट तो नहीं हुआ है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा है, लेकिन इसमें अगर टिके रहे तो हो सकता है ये फिर निकलेगा वैकेंसी, लेकिन इसमें बीएड चाहिए आपका मस्ट। हम बीएड किए हैं, बीएड है मेरा। देखिए मेंडल जी का प्रयोग जो है उसमें जो बताए थे उसमें बहुत अच्छे से विस्तार से नहीं दिया हुआ है, इसमें हम आप लोगों को मेंडल जी का प्रयोग बताते हैं। ठीक है, ग्रेगर मेंडल जी, मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या किया, मटर के पौधे के गुणों को, जैसे कि बैगनी और उजले, दो कलर का फूल, दो अलग अलग था। ठीक है, एक में केवल बैगनी फूल खिलता था, एक में केवल सफेद फूल खिलता था। तो इन दोनों फूलों वाले पौधे को क्या किया, लंबा और नाटा डंठल वाले पौधे, पौधे में भी क्या होता है, किसी का डंठल लंबा होता है, जैसे कि माता पिता में क्या है, किसी किसी के माता पिता लंबे खरहरे होते हैं, किसी के मतलब नाटा होता है, तो उसमें भी पेड़ पौधों में भी वो गुण होता है। और हम अपना स्कूल, पुराना वाला स्कूल छोड़ दिए ना, सारे टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, सबका फोन आ रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि लंबा तथा नाटा डंठल वाला पौधा, हरी तथा पीली फली वाली पौधी, ठीक है, बड़ी फली, छोटी फली, जिसमें किसी में फली बहुत बड़ी होती है, किसी में फली बहुत छोटी होती है, अलग अलग क्वालिटी है सबका। तो उन सबको हम लोगों ने देखा, पौधे बड़ी फली तथा छोटी फली वाले पौधे को संकरित किया, क्या किया, क्रॉस फर्टिलाइज किया। ठीक है, तो क्रॉस फर्टिलाइज करने के बाद क्या देखा, उनके गुणों में होने वाले परिवर्तन का कई पीढ़ियों तक उन्होंने अध्ययन किया। क्या देखा कि उन दोनों को जब क्रॉस फर्टिलाइज किया तो उन्होंने कई पीढ़ी तक उसका, जनरेशन तक उसका अध्ययन किया, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और कौन किसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखा। तो अपने एक प्रयोग में जिसमें उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैगनी और उजले फूल वाले पौधे को क्रॉस करवाया, क्रॉस फर्टिलाइज करवाया, अर्थात बैगनी और उजले फूल वाले पौधे को संकरित करवाया, निषेचित करा के देखा। परिणाम में देखा गया कि दूसरी पीढ़ी में इस संकरित पौधे में जब फूल लगा, जब सेकंड जनरेशन इसका आया, दूसरी पीढ़ी में जब फूल लगा, तो उसमें क्या देखा गया कि सभी बैगनी रंग, सारे के सारे फूल बैगनी रंग के थे। ठीक है, कोई भी फूल उजला रंग का नहीं था। ठीक है, इसके बाद जब दूसरी पीढ़ी से प्राप्त पौधे के बीज को पुनः बोया गया, अब जो बैगनी वाला फूल था उसके बाद हम लोग क्या देखे, उसका जो बीज लिए उसके बीज को फिर से बोया गया। तो मैम तो बाद में कॉल करती है, बोया गया तो क्या देखा गया, इसके बाद दूसरी पीढ़ी में बोया गया, तो पुनः बोया गया तो देखा गया कि तीसरी पीढ़ी में पौधा जो है 75% बैगनी है और 25% जो है हम लोग का उजला फूल है। कौन है, कोई भी नहीं, उजला फूल है। तो कई पीढ़ियों तक प्रयोग करने के बाद क्या देखा गया कि मेंडल साहब ने देखा कि मटर के पौधे अपने मूल रूप में आ गए, यानी कि एक पौधा जो सफेद फूल धारण करता था वो पूरा का पूरा सफेद फूल धारण करने लगा, और एक पौधा जो बैगनी फूल का धारण करता था वो पूरा का पूरा बैगनी फूल धारण करने लगा। ठीक है, तो मेंडल के प्रयोग से स्पष्ट हुआ कि भिन्न लक्षणों के गुण वाले एक ही जाति के दो वस्तुओं को आपस में, लक्षण क्या है, दोनों के भिन्न भिन्न है, जैसे कि माता पिता, दोनों के लक्षण तो अलग होते हैं ना, दोनों में गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों से जो संतान पैदा होती है उन दोनों का ही गुण को लेकर जन्म लेती है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या देखा गया कि दो भिन्न गुणों वाले पौधे जो थे उनको जो क्रॉस फर्टिलाइज करवाया गया और उनसे जो जनरेशन आया उसमें दोनों के गुण हम लोग को थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो क्या देखा गया कि निषेचित करवाने जो ठीक उसके बाद अपने आने वाली पीढ़ी में उस संक्रमण को स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। तो क्या देखा गया, जो दो अलग अलग लक्षण वाले पौधे को जो क्रॉस फर्टिलाइज करवाया गया तो दोनों के गुण देकर जो है तीसरा उसका जो जनरेशन जो है जन्म दिया। ठीक है, और जब उसके बीज को बोया गया तो फिर क्या देखा गया कि अब दोनों में 50-50 का परसेंटेज आ गया, फिर उसको बोया गया तो देखा गया कि वो अपने पूर्ण रूप में आ गया, यानी कि पूरा सफेद फूल वाला सफेद फूल और बैगनी फूल वाला पूरी तरह से बैगनी फूल में आ गया, धारण कर लिया, अपने मूल रूप में आ गया। तो आगे की पीढ़ी के बाद ये दोनों वस्तुएं अपने मूल रूप में क्या होती है, आ जाती। ठीक है,
तो मेंडल ने अपने क्या देखा है कि परिणाम में क्या बताया है कि प्रबल जीन और अप्रबल जीन, ये दो चीज का नाम उन्होंने लिया है कि क्या है, एक है क्या है प्रबल जीन और एक है हम लोग का अप्रबल जीन, इन दोनों का नाम लिया है। तो जीन के जोड़े, एक जीन प्रबल तथा दूसरा जीन अप्रबल होता है। जीन में भी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पापा का गुण अगर ज्यादा ले रहे हैं तो पापा का जीन प्रबल है और माता का जीन जो है अप्रबल है, ठीक है। तो प्रबल जीन और अप्रबल जीन ये दोनों जीन होते हैं एक माता पिता में। तो बच्चे में जो जीन ज्यादा प्रबल होता है, बच्चे में उसी के जीन जो है ज्यादा आते हैं और माता के जीन जो है उस समय क्या होते हैं, दबे रह जाते हैं। लेकिन बालक के डीएनए में वो आ रहा है, माता से बालक के अंदर वो समाहित हो रहा है, लेकिन वहां पे उस गुण लक्षित नहीं हो रहा है, वो दबे है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में क्या देखा गया कि उसकी संतान में भी उसके पापा का जीन उसमें एक्टिव था और उसका जीन उसमें ज्यादा एक्टिव हुआ, उसकी माता का जीन एक्टिव नहीं हुआ। तो माता उसके पिता का ही गुण उसमें दिख रहा है, माता का गुण नहीं दिख रहा है। लेकिन उसकी माता का डीएनए, उसकी माता का डीएनए वो बालक में ट्रांसफर होते जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में क्या देखा गया कि अब जो है माता का कुछ कुछ गुण जो है बालक में हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि क्या हो रहा है कि अगर हम लोग बोले तो एक तरह से कि पूर्ण रूप से जो है वो खत्म नहीं होते, कहीं ना कुछ थोड़े बहुत अपने गुणों को संतान में वो डाल ही देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ विशेष गुण नहीं आएगा, लेकिन कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत गुण जो है आ जाता है। इससे क्या साबित हो रहा है, दो विपरीत गुण वाले व्यक्तियों को जब क्रॉस फर्टिलाइज करवाया जाएगा तो जो प्रबल जीन होगा उसी के गुण माता या पिता से बालक में आएंगे, जो अप्रबल जीन होगा उसके गुण जो है वो दबे रहेंगे और एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे जनरेशन तक दबे रहेंगे। और जब वह उसके थोड़े बहुत गुण जो है परिलक्षित होंगे और जब वह एक टाइम ऐसा आएगा कि माता का जो जीन है अब प्रबल रूप में आ जाएगा तो वह गुण जो है बच्चे में परिलक्षित हो जाएंगे। यही चीज हम लोग का इसमें दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसमें और भी हम लोग के कुछ सिद्धांत है, नियम है, वो चीज हम लोग कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है? आप लोग का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ये रानी जी नहीं जुड़ रही, नहीं, एक दो दिन जुड़ी थी, इसके अच्छा, बाद एक नहीं बार जुड़ी। बात करते हैं मैम उनसे। कोई बात नहीं, ठीक। हम लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी ये हम लोग का क्लियर नहीं हुआ है, अभी हम लोग का ये और क्लियर होगा कल। और हम लोग इसमें वंशानुक्रम के बहुत सारे सिद्धांत है जो कि मेन है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। वंशानुक्रम के हमारे बहुत सारे सिद्धांत है जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे, तो कल जानेंगे कि क्या क्या है। तो हम लोग का कल ये वंशानुक्रम क्या है एक्चुअल में वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वातावरण पढ़ेंगे और फिर दोनों के बीच के रिलेशन को जानेंगे। हाँ, कल हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे, कल हम ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कल आप लोग सब ईवीएस की बुक लेकर बैठिएगा और आप लोग भी जाके ले लीजिएगा, ठीक है। तो फिर क्लास ऑफ कर दें। ठीक है, थैंक यू मैम।